Hello, बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and came to welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in Ishq Mohabbat with physics, the most loved series of this platform बच्चा चाणक्य का भाई आप कह सकते हैं दबंग बैच। इसके अंदर हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की है। फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, एक बार देख लोगे तो आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ, सच्ची बता रहा हूँ। तो सिट बैक्स एंड रिलैक्स एंड चिल मारिए बच्चा पार्टी, बिकॉज आज के बाद ये चैप्टर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ईयरफोन लगाइए, शांति से सुनिए, नोटबुक में खूबसूरत सी नोट लेके आ जाइए, सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा और आपको ये एग्जाम में कभी भी चैप्टर परेशान नहीं करेगा। इतने आराम से और इतने प्यारे तरीके से मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चैप्टर 1 to 10 ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर 14 हो चुका है, इनफैक्ट सारा ही हमने करा दिया है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेटेड चाहिए था, इसलिए हमने ये जो है चैप्टर आपको वापस करा रहे हैं। तो कुछ दिन बाद आपकी बोर्ड की एग्जाम है, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं आज की क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन एमिशन है, इफेक्ट है, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन है, क्या बोला, फिर लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, एवरीथिंग वी विल कवर, सब कुछ जो है आपका बच्चा करा देंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, राइट। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें बच्चा, तो इस चैप्टर में शुरुआत में जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें दुनिया भर का जो है सन लिखा हुआ है, सन 1800, सन 1900 में ऐसा ये हुआ था, ये हुआ था, बट आपको ही पता है उसकी अभी अंत समय में कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को जानना है तो आप एक बार उसको रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली बस कहानी बताई गई है कि क्या इतिहास रहा था, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब कुछ सामने बातें आई थी। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूरी कहानी है बच्चा शुरुआत के इंट्रोडक्शन के अंदर। सो दिस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन चैप्टर नंबर 8 बिफोर वी हैव डन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के पहले हम लोगों ने ये पढ़ ही लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पूरी कहानी ना बाबू उसी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे छोटा छोटा हम बात करें कि इसमें क्या होता है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, राइट, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे तो आपको भी ये याद होगा और आपके पास एक खूबसूरत नोट बन जाएगी। बट ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर वो टेलीग्राम में मिल जाता है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा वहाँ पर और जैसे सेशन एंड हो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्रांसवर्स नेचर होता है, फिर बच्चा इसके पास एनर्जी होती है ना, फिर इसके पास मोमेंटम होता है। ऐसे दुनिया भर के कुल मिलाकर के 8-9 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में किया ही था। तो इंट्रोडक्शन में सच इतना कुछ हम नहीं जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनता है। एक और चीज़ समझिएगा, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में नाम ही पड़ रहा है ड्यूल नेचर। तो ड्यूल का मतलब क्या होता है बच्चा, डबल, है ना। ड्यूल मतलब क्या होता है, डबल। तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आप समझेंगे कि दुनिया में हर एक चीज़ के ना दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर है और दूसरा कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, यू हर्ड मी करेक्ट। राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एम टेकिंग द लेक्चर, आई हैव द टू नेचर। मैं चल रहा हूँ तो मेरा पार्टिकल नेचर तो है ही, बट एट द सेम टाइम मेरा वेव नेचर भी है। आप बोलोगे सर क्या पगल बना रहे हो, आपका वेव तो हमको दिख ही नहीं रहा। वो इसलिए बच्चा बिकॉज ये एक फॉर्मूले का गेम है। ओवर द टाइम जैसे जैसे आप लेक्चर में डीपली जाएंगे, वन शॉट है, पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कि दी ब्रोगली वेवलेंथ में लास्ट में हैवी पार्टिकल्स का क्यों वेवलेंथ हम फील नहीं कर पाते, राइट। तो चलिए, तो इतनी बातें समझ में आई। तो ये पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है, रेडिएशन, इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि दुनिया में हर चीज़ के डबल नेचर होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ कहानी है शुरुआत में। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन आता है, आपके पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा, आपको किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आप एक मेटल के बारे में सोचो। हम यहाँ पर ना बच्चा हर एक थ्योरी का की पॉइंट लिखेंगे, जो आप भी अगर मेरी तरह याद रखेंगे तो आप आराम से जो है लाइफ टाइम तक इन सभी थ्योरी को याद रख पाएंगे। तो अगर हम एक मेटल की बात करते हैं, मेटल काइंड ऑफ कंडक्टर, तो उस मेटल के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है जो लोगों से वो अलग हो जाती है। तो जाहिर सी बात है मेटल के अंदर होता है पॉजिटिव आयन एंड इन बिटवीन द पॉजिटिव आयन देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड दैट क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, यानी प्रश्न ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ सकते हैं मेटल में से। तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस विद दिस पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस से इनका जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम है। कैन वी मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल? अपने आप से ये चीज सवाल पूछिए, क्या हम कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। नाउ
द रीजन वाई, बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? हाई पोटेंशियल एनर्जी। सर ये कैसे? देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझिए, थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को एकदम क्लोज व्यू कराता हूँ। तो इससे पहले के चैप्टर्स पर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे क्या, कि ये सब किताब में नहीं लिखा है बच्चा, लेकिन आपको थियोरी को एकदम आसान करके बताएंगे, आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा पक्का। हमारे साथ भी हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। बाबा एसएसपी से भी यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। हाँ ठीक है, चलो बड़े भाई होने के नाते इतना बोल सकता हूँ, मजाक मस्ती। तो बच्चा आनंद के साथ पढ़ते हैं, है ना। सो अगर हम डिस्टेंस बहुत कम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो यार जाहिर सी बात है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। सो सम मिनिमम एनर्जी is always required to make electron free। और ए बेटा, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू मेक द इलेक्ट्रॉन फ्री, इसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। अब ये आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार ना शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए आया हुआ है, ये वाला डेफिनेशन कि एक्सप्लेन व्हाट इज वर्क फंक्शन। वेरी इजी, डोंट गो फॉर रटिफिकेशन, जस्ट फील द फिजिक्स, इट इज़ वंडरफुल सब्जेक्ट, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। फिर आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप अकेले हो, एवरी टाइम यू विल फील लाइक यू आर विद फिजिक्स, सच्ची बता रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते थे बिकॉज दे नीड सम एनर्जी, और वो जो एनर्जी है मिनिमम एनर्जी जितने की इसको जरूरत है, अगर वो उसको दे दी जाए तो उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। जो एनर्जी हम देंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। अब यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि क्या वर्क फंक्शन हर एक मेटल का एक होता है? तो नहीं, वर्क फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। हर एक मेटल की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है। Like if I'm talking about copper, if I'm talking about cesium, if I'm talking about अलग-अलग metals. So each metals have different tendency, have different crystal structure. That's why to make the electrons free from those metals, different energy is required. इसीलिए work function always depends on metal, type of metal. कास्टिंग पर डिपेंड करता है कि उसकी जाति किस तरीके की, मतलब वो किस जाति का है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, इस पर डिपेंड करता है। तो आई बात समझ में? तो ये आपके एनसीईआरटी का इलेक्ट्रॉन एमिशन का निचोड़ है बच्चा। तो आपको वर्क, ऐसे चीज़ें बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन आप बस इतना याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत है, राइट, और समझ में भी आ गया, ठीक है। लेकिन इसी में जब आप एनसीईआरटी में ये टॉपिक देखेंगे 11.2, तो उसमें नीचे लिखा रहता है देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। उसमें से एक होता है थर्मो आयनिक एमिशन, एक होता है बच्चा फील्ड एमिशन, और तीसरा होता है जो इस पूरे चैप्टर का थीम है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आई एम नॉट राइटिंग द फुल नेम, यू विल अंडरस्टैंड, जरूरत भी नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन? एज द नेम सजेस्ट, थर्मो मतलब कि हीट। बच्चा इस तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप में वी नीड सम हीट, वी नीड सम टेम्परेचर। तो होता क्या है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या हीट हमने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो उससे क्या होगा कि जो एलिमेंट होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स डिचक्यों करके बाहर निकल जाएंगे, ढेंढेन करके क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे आजकल के तो टीवी नहीं, लेकिन पुराने के जो टेलीविजन होते थे पुराने समय के, वो बड़े ऐसे बड़े बड़े होते थे, उनका पीछे वाला जो साइज़ होता था वो भी काफ़ी हैवी होता था, उसको पिक्चर ट्यूब कहते थे। तो वो क्या रहता था, उसके अंदर ना एलिमेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं कैथोड। तो जब एलिमेंट में से हाई अमाउंट की करंट पास होती है, वो गर्म होता है और गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकने लगता है। इसको बोलते हैं थर्मो आयनिक एमिशन। नाम से याद रखो, बिकॉज ऑफ थर्मल, बिकॉज ऑफ हीट। थर्मो मतलब हीट होता है, तो बिकॉज ऑफ हीट व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल, दिस एमिशन इज नोन एज थर्मो आयनिक एमिशन। फील्ड एमिशन में वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग वैल्यू huge, 10 power 8 voltage per meter. It is not a small amount, it is a huge amount. तो अगर बच्चा हमें, कमाल है, ये भी गिर गए, नाराज चल रहे हो क्या पेन देवता? कोई बात नहीं बच्चा, ये भी गिर सकते हैं कभी कभी। हाँ जी, तो देखिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है किसी मेटल में से, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी थ्रू निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 power 8 वोल्टेज पर मीटर। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है सीबीएसई के अंदर, और आप किसी भी स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हो, बन सकता है। सो 10 power 8 voltage per meter is required to make the electrons free from the metal, and this kind of emission when the electron is coming out is known as
फील्ड एमिशन। क्या ये छोटा वैल्यू है? नहीं, काफ़ी बड़ा है। 10 पावर 8 वोल्टेज पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में बच्चा 10 पावर 8 वोल्टेज का झटका चाहिए। एंड द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें एक स्पेशल लाइट की जरूरत होती है, स्पेशल लाइट और फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्रॉम द मेटल। एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी को बच्चा हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर हम उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होता है उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इस पर से ना सीबीएसई कुछ सवाल पूछती है, मैं उस सवाल के ऊपर भी आपको लेकर के चलता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट सीबीएसई का एक्सपेक्टेशन हमेशा रहता है बच्चा, सीबीएसई एप्लीकेशन बेस पर पहुंच जाती है। तो आइए मैं आपको वो सिखाता हूँ। सीबीएसई क्वेश्चन, हमारा ये जो वर्क फंक्शन है ना फाई नॉट, इसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एच एफ नॉट। यहाँ पर ये बच्चा जो एफ नॉट है ना, यही आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछता है। और जो एच होता है ये आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट व्हिच इज 6.625 10 पावर -34 जूल पर सेकेंड, राइट। अच्छा, क्योंकि फाई नॉट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी? यस, तो फाई नॉट की जो एनर्जी वैल्यू है एच एफ नॉट, दैट मस्ट बी इन जूल, बट समटाइम्स यू विल सी कि फाई नॉट इज ऑल्सो अवेलेबल इन ईवी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईवी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईवी? तो यहाँ आपको थोड़ा सा डीप डाइव करवा लेते हैं। ईवी का मतलब फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स वेन एवर द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम 1 वोल्टेज इट गेन सम एनर्जी ड्यू टू दिस 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी हुई, महसूस हुई, गेन किया, उसी को हम 1 EV कहते हैं। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EV एंड जूल? इट इज लाइक दिस, 1.6 10 पावर -19 जूल। तो बच्चा ये होता है relation between EV and your joule. That means just like meter and then centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Then very similar way 1 EV is equal to this value of joule. So होता ये है बच्चा कि फाई नॉट अक्सर जूल में होता है, बट हमें इसे EV में चाहिए। तो H कांस्टेंट है। अब अगर मैं F नॉट को तोड़ूं तो F नॉट यानी कि फ्रीक्वेंसी विच इज C by lambda नॉट। हियर यू नो दैट C is equal to speed of light 3 into 10 power 8 meter per second. Now your H is constant, C is constant, everything is constant. So directly अगर हम याद रखें कि अगर मुझे फाई नॉट EV में चाहिए, I repeat, in case you want, please concentrate on my words. In case we want ये वाला क्या वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्टेज बच्चा, तो हमें क्या याद रखना है? डायरेक्टली 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट कब क्वेश्चन बन सकता है कि 3000 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ, बताइए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन? सीधा 12400 डिवाइड बाय दिस। अब जो स्टूडेंट ध्यान से सुनता नहीं उसको न्यूमेरिकल तकलीफ देती है, फिर वो कैलकुलेशन करेगा, एच की वैल्यू रखेगा, सी की वैल्यू रखेगा, लगाएगा दिमाग, उसके प्राण निकल जाएंगे, फिर उसको लगेगा भौतिक विज्ञान तो यार बेकार सब्जेक्ट है, बट बहुत ही प्यारा विषय है। ऑल मैटर्स कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपने कितने अच्छे से करी हुई है, कहाँ से करी हुई है, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे बच्चा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आराम से आपको समझाऊंगा, बढ़िया से आपको प्यार हो जाएगा। ये देखिए, तो ये इसका ना एक्सपेरिमेंटल जोन ही हमें समझना है अच्छे से कि क्या कहानी है, इसमें क्या क्या हुआ, फिर इसके 3 ग्राफ आते हैं, हमें वो ग्राफ समझना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से पता चल रहा है लाइट का इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इफेक्ट। तो इसमें लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है, एक हर्ट्ज करके भी साइंटिस्ट थे, उनका ऑब्जर्वेशन है। आप ना मेरी पुरानी वीडियो जरूर सर्च कर लेना फॉर दोस्त जो सिर्फ एग्ज़ाम को नज़दीक रहता है तब पढ़ने की कोशिश करते हैं, या वो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो बच्चे जो जानकारी लेने के लिए पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हर्ट्ज ने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया था। तो देयर इज़ वन वेरी ओल्ड वीडियो ऑफ माइंड, आप खाली लिखोगे यूट्यूब पर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बाय सचिन सर फिजिक्स, विल गेट दैट वीडियो। बहुत ही अमेजिंग 18 to 20 मिनट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले हर्ट्ज ने बनाया और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेनार्ड्स और जो उनके एक साथी और थे उनका एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर एक चैम्बर है, इस तरीके से क्लोज चैम्बर, और यहाँ पर एक ओपनिंग रखी गई है जहाँ से लाइट को गिराया जा सकता है, लाइट को गिराया जा सकता है।
एक बार सुन लोगे बच्चा लाइफ टाइम तक याद रहेगा। यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट इस तरीके से एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है, एसी सोर्स। आपकी किताब में 2-वे स्विच के थ्रू एक्सप्लेन किया है, आप ये डायग्राम से भी समझोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड दिस इज द इजीएस्ट वे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक रहता है दूसरा प्लेट। बच्चा चल भाई, काहे नहीं चल रहा तुम। यहाँ रखता है कलेक्टर एंड ये सारा का सारा सेटअप कनेक्ट होता है इस तरीके के साथ एक गैल्वेनोमीटर के साथ। नाउ यू नो द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर इज जस्ट टू detect that whether the current is passing through this wire or not, because the name suggests photoelectric effect. That means obvious ही बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ रोल है और इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा डिवाइस होता है, उपकरण होता है गैल्वेनोमीटर। ऑलराइट, यहाँ से इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हो रही है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग इंटेंसिटी की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो हम हर चीज़ें करके देखेंगे। ये एसी सोर्स है, मतलब इसका ये टर्मिनल कभी प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा। जैसे ये बड़ा वाला फिंगर आप प्लस देखिए, छोटा वाला माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो देयर इज अ वेरिएशन आफ्टर ईच फ्रीक्वेंसी, प्लस माइनस वेरी करता है। ठीक है बच्चा, तो शुरुआत में मान लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव है इनिशियली। थ्योरी को समझना, बिकॉज यहाँ से 3-4 पॉइंट निकलते हैं और फिर उसी पर से दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलत करते हैं। आप ध्यान से सुनोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका पॉजिटिव प्लेट था, अगर ये पॉजिटिव है बच्चा तो ये भी आपका पॉजिटिव है, कलेक्टर पॉजिटिव है। अब यहाँ से लाइट गिरी और यहाँ से कौन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। नाउ थिंक अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो साइन आपका जो होता है नेगेटिव होता है, एंड ऑब्वियस सी बात है कि ये नेगेटिव किसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करता है। एंड इस वक्त आप देख सकते हैं पॉजिटिव किसके साथ कनेक्टेड है बच्चा, कलेक्टर प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, कलेक्टर के पास गए और कलेक्टर के पास है रास्ता, कंडक्टिंग वायर। इलेक्ट्रॉन और खुश हो गया, अरे वाह यहाँ तो रास्ता है, ऋतिक रोशन की भाषा में, अरे वाह यहाँ तो रास्ता है, बहुत अच्छे, चलो मैं चलने की शुरुआत करता हूँ। माँ देखो ना ये लोग सब जा रहे हैं पापा स्पेस में। तो इलेक्ट्रॉन चलने लगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगा बच्चा लोग, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, करंट ही बोलेंगे ना, बट नॉर्मल करंट नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट हैपेंस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू कंडक्टिंग वायर एंड it makes some current which we can detect through galvanometer. गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे डिफ्लेक्ट हुई जिससे हमें पता चल गया some current which is known as। ये मेरी हैंड रिटन नोट बच्चा आपको एग्जाम से पहले बहुत हेल्प देगी, इवन आप ईयर लॉन्ग के विद्यार्थी होंगे तो भी आपको बहुत हेल्प देगा। सो आप ये नोट्स को रेफर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट माई नोट्स थ्रू टेलीग्राम। तो विच इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसे मैं कहूंगा PEC, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो यानी लाइट, इलेक्ट्रिक जानते हैं आप, करंट भी आप जानते हैं। तो बिकॉज ऑफ लाइट इट इज फॉर्मिंग, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और द करंट नॉट इफेक्ट। अब ये इस सिचुएशन को इफेक्ट कहा गया। अब साइंटिस्ट जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो हमारे थे, तो उन्होंने एक चीज़ पूछा अपने आप से और आसपास के लोग जो भी थे कि इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल कंटिन्यूसली, सोच के देखिए कि अगर लगातार हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करें, तो मेरा सवाल यही है कि क्या यहाँ से चलने वाले इलेक्ट्रॉन से बनता करंट लगातार बढ़ेगा। सो इफ़ वी, या फिर शॉर्ट में लिखूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो PEC है वो भी इंक्रीज होता है। बात बिल्कुल सही है, वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, we will get the more value of PEC. Why? As per Ohm's law, V proportional to I, increasing voltage will give you the increasing current. तो क्या लाइफ टाइम तक अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस बढ़ाते जाऊँ तो will I get the continuous increment in the current? The answer is no. लगता है ऐसे कि हाँ लाइफ टाइम तक मिलता है, बट ज़रा सोचिए अगर ऐसा होता, मान लीजिए मेटल प्लेट है, मैं लाइट गिराते रहता, ज़िंदगी भर मेरे को बिजली पैदा होती रहती भाई साहब, ना हमें लाइट बिल भरना पड़ता, हम कोई भी सरकार होती उससे खुश रहते, लाइट बिल कभी बढ़ता ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज इस मेटल के अंदर अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है
and all those electrons is like all those electrons can make the current 100 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, या इनकी औकात जो है 100 इलेक्ट्रॉन्स की बना करके 100 एम्पियर करंट बनाने की है। तो भाई साहब 100 एम्पियर करंट अगर बना दिया तो थोड़ी ना बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ी ना बढ़ सकता है बच्चा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही इतनी है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इतना ही करंट बना सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पीसी है पहले बढ़ता तो है, बट बढ़ते बढ़ते ये सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब ये याद रखना, क्योंकि हम यहीं से ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चा आगे अभी थोड़ी देर में। तो पीसी बढ़ा बढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। साइंटिस्ट वोल्टेज बढ़ाता रहा, देखा कि यार पीसी तो बढ़ ही नहीं रहा है, कैसे पता चला उसको? गैल्वेनोमीटर के ऑब्जर्वेशन से। तो अब साइंटिस्ट इसका उल्टा ऑब्जर्वेशन करेगा, यहाँ माइनस सोच के करेगा और यहाँ प्लस सोच करके करेगा। अब आप खुद सोचो कि जैसे ही यहाँ माइनस आता है, कलेक्टर माइनस हो गया, नाउ इलेक्ट्रॉन गेट्स रिपेल्ड बाय दिस कलेक्टर प्लेट। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे थे वो रिपेल होना शुरू हो जाते हैं, रिपेल्ड बाय कलेक्टर प्लेट। अब तो मेरा सवाल यहां पर एक और बनता है जो साइंटिस्ट का बना था, कि अगर यहां माइनस आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिपेल फील हुए, जब रिपेल फील हुए, रुकने वाली स्थिति में आ गए, तो क्या हमारा पीईसी पूरा जीरो हो गया? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं चले। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक करके यहाँ कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप 2025 में देख सकते हैं वीडियो, 2026 के विद्यार्थी देख रहे हैं, किसी भी ईयर के विद्यार्थी देख रहे हैं, वीडियो को यहाँ पर रोक करके आंसर करिए। व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर इज द नेगेटिव पोटेंशियल? दिस बिकम्स नेगेटिव। सो व्हाट हैपेंस टू पीईसी which was maximum or which was saturated, which was constant, whether it is 10 ampere or 100 ampere? So that 100 ampere becomes 0 suddenly, or 100 becomes 90, 80, 70 and then it becomes 0? The answer is, जैसे ही यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आता है पीसी जीरो नहीं होता है। अब सोचो पीसी जीरो क्यों नहीं हुआ? पीसी जीरो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस आर नॉट ऑफ द सेम एनर्जी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पैदा हुए जो कि ऐसे निकल रहे हैं, वो सब के सब एक एनर्जी वाले नहीं है। सर आप ये कैसे कह सकते हो? बहुत ही सिंपल बच्चा, फील करो। क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट से निकलते हैं? नहीं। देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन कम आउट फ्रॉम द ऑर्बिट विच इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऑर्बिट से भी निकल सकते हैं जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। थिंक all those electrons which are very close to nucleus वाला orbit are of more energetic। तो अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को सोच लीजिए कि साइको इलेक्ट्रॉन है, पिकाचू इलेक्ट्रॉन है, साइको इलेक्ट्रॉन है, पीका पीका। तो जैसे ही ये पॉकीमोन वाला पीका पीका, तो जैसे ही वो साइको इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, मान लीजिए 20 साइको इलेक्ट्रॉन्स है, 80 जो थे वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स थे, तो माइनस देखते हुई रुक गए, लेकिन 20 तो चल पड़े ना, और 20 चल पड़े तो इसका मतलब हमारा पीसी जीरो नहीं हुआ। तो क्या मतलब हुआ निकला इसका, कि इलेक्ट्रॉन रिपेल तो जरूर हुआ, बट हमारा कलेक्टर प्लेट रिपेल तो जरूर किया, बट पीसी स्लो डाउन हुआ, पीसी कम हुआ, बट जीरो नहीं हुआ। ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल पीईसी डिक्रीजेस। पीसी क्या होता है? डिक्रीज होता है बच्चा। अब जरा सोचिए, यहां से पैदा होते वो 20 जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो साइको इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पिकाचू पिकाचू कर रहे थे, क्या वो इतने भी मनमानी उनकी बढ़ चुकी है, वो इतने मतलब खतरनाक इलेक्ट्रॉन्स है कि हम यहां से माइनस बढ़ा करके उनको मार नहीं सकते? आंसर है मार सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। मैं 20 वोल्टेज नेगेटिव था, मैं 40 कर दूंगा, 50 कर दूंगा, 60 कर दूंगा। मैं तब तक करूंगा जब तक कि यहाँ के 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से इसका सामना करने में असमर्थ ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल को लगातार बच्चा बढ़ाते चले जाएं, तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी जब सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव का सामना नहीं कर पाएंगे। उस परिस्थिति में आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, और उसी वक्त के नेगेटिव पोटेंशियल को नाम दिया जाएगा बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपकी किताब में लिखा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट बच्चे फील नहीं कर पाते। आई होप टुडे इन दिस क्लास यू पीपल हैव फील्ड इट, है ना? जीवन काल के अंत समय तक आपको याद रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जरा एकदम क्लोज व्यू से समझो। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट काइंड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पे पीसी जीरो हो गया, है ना? पीसी आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। अब यहीं से इस चैप्टर की दूसरी
कहानी निकल के आएगी कि उस वक्त जो साइको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी क्या वो मिनिमम रही होगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर आपको बॉर्डर पर पता है कि सेना जो आकर के युद्ध करने जा रही है, आप भले सुपुत्री लाल हो, आपके पास भले ताकत नहीं है, और आपको पता है कि नहीं मेरा देश खतरे में है, मुझे युद्ध करना है, तो आप अपनी मिनिमम एनर्जी के साथ लड़ेंगे या मैक्सिमम? आंसर है मैक्सिमम एनर्जी के साथ। वही होता है इन साइको इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो वो माइनस का सामना ऐसे करते हैं, भले मैं चल ना पाऊँ, ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी उनको मिल सकती थी नेगेटिव पोटेंशियल से, जो मैक्सिमम उनके पास एनर्जी थी रुकने वाली, वो है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। यहाँ पर जो V0 आप देख रहे हैं, इसे बच्चा हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देंगे। आई बात समझ में अच्छे से? तो ये है पूरी कहानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक की कहानी के साथ साथ ना हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चा, कुछ ग्राफ समझना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं ग्राफ आपके साथ आपको समझाता हूँ। इफेक्ट ऑफ, जैसे आपकी किताब में देखो ऐसे लिखा है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। तो जरा समझना कि ये जो डायग्राम में यहाँ पर मैं थोड़ा बनाता हूँ, ये ओपनिंग रखी गई थी जहाँ से लाइट जो गिराया जा रहा था किसके ऊपर? एस के ऊपर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। वो ऐसा कह रहा है कि इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ एस। थिंक, सोचो थोड़ा सा। इट्स अ वंडरफुल सब्जेक्ट बच्चा, ट्रस्ट मी यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10 वॉट का एक बल्ब था जहां से ये रेडिएशन आ रहा था, मैंने 10 वॉट को 20 वॉट कर दिया। आप खुद सोचिए ना, फील करिए ना, 10 वॉट का बल्ब जल रहा है और 20 वॉट का बल्ब जल रहा है। प्रकाश ज्यादा किस में है? 20 वॉट में। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रकाश ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे वो भी ज्यादा होंगे। अरे बेसिकली लाइट है क्या यार? इट इज द बंचेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बंचेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट? एनर्जी पैकेट। एंड एनर्जी पैकेट इज व्हाट? दैट इज फोटॉन्स। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ जाएगा। आई रिपीट माई सेंटेंस, इफ आई एम इंक्रीजिंग, देखो कितना सिंपल लिख रहा हूं बच्चा, इस ऐसे आप भी याद रखेंगे। इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन्स, जिसे मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहा हूं, इंक्रीजेस, एंड हेंस your current which is your photoelectric current also increases। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही होता है। कैसा? स्ट्रेट लाइन। इसमें से आप किसी को भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट मान लो और किसी को भी मान लो कि वो आपका इंटेंसिटी है। हियर इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज इंटेंसिटी, दिस मस्ट बी अ करंट विच शोज दैट अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो देखिए मेरा जो वैल्यू ऑफ करंट है वो भी बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जितना था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इतना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इतना है। दैट मीन्स इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, we see that there is an increment in the intensity, or if we increases the intensity there must be an increment in the current। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है जिसको मैंने एकदम निचोड़ में आपको समझाया। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट ऑन द फोटो करंट। योर नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, पोटेंशियल का क्या रोल था? तो फिर से आइए डायग्राम में। ये हमारा था, ये इंसिडेंट के लिए जगह छोड़ी गई थी, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट था, ये आपका कलेक्टर प्लेट था, राइट बच्चा। और इसे जो है इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट की गई थी ऐसे, एंड ये कनेक्टेड था यहाँ पर एसी सोर्स के साथ, एंड देयर वाज अ गैल्वेनोमीटर। नाउ एज पर दिस कहानी ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पोटेंशियल का क्या इम्पैक्ट है? तो अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ, यहाँ मैं प्लस कर दूँ, यहाँ मैं माइनस कर दूँ, यहाँ प्लस कर दूँ, और माइनस को मैं बढ़ाते चला जाऊँ, बढ़ाते चला जाऊँ, बढ़ाते चले जाऊँ। से फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल है जहाँ पर मेरा पीसी गैल्वेनोमीटर का इम्पैक्ट क्या है? डिफ्लेक्शन है ही नहीं, डिफ्लेक्शन आपका 0 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? जरा देखिए ग्राफ कैसा बनना चाहिए, फील करें इस बात को। अरे भैया तुम हर बार ऐसे क्यों आ जा रहे हो? चलिए, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चा,
ये मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चा वो इंटेंसिटी का ग्राफ है। ठीक है, स्ट्रेट ही बन रहा है, हाँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट बना। तो इस तरफ है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर जीरो वैल्यू होती है, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल है। एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द थ्योरी विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, ये थ्योरी ये बता रही है कि अगर आप यहाँ पर थे, मतलब ये जीरो था, मान लो कि ये तुम्हारा वी नॉट है, वी नॉट है, तो इस परिस्थिति में आप जैसे ही वी नॉट से जीरो वोल्टेज की तरफ और फिर पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ आप जाएंगे, तो माइनस पे तो करंट आपका जीरो था, तो माइनस पर आपका करंट जीरो है। ये आपको करंट समझना है, ये लाइन आपको क्या समझना है, करंट, और ये लाइन आपको क्या समझना है, एसपी, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो जब आपका वी नॉट कुछ है, जो भी है, -10, -20, -25, या ये वाला माइनस ऐसा है जहां पर पीसी जीरो है, तो वी नॉट पर आपका पीसी जीरो ही है, ग्राफ देखो जीरो पर है। लेकिन जैसे जैसे मैं माइनस से जीरो और प्लस की तरफ जाता हूं, मेरा करंट बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और करंट हो गया सैचुरेट कांस्टेंट। करंट क्या हो गया, सैचुरेट, यानी कि कांस्टेंट। करेक्ट बच्चा? तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये ग्राफ ऐसा है। ऑल राइट, ध्यान से समझिएगा। अगर करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि मेरी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है। अभी अभी हमने देखा था, कौन सी इंटेंसिटी, ये वाली। अगर यहां 10 वॉट का बल्ब था येलो कलर का, तो अभी 10 वॉट का बल्ब है वायलेट कलर का, तो देखिए इंटेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, तो करंट क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन मैंने भले इंटेंसिटी 10 वॉट को कांस्टेंट रखा है, बट आई हैव चेंज द कलर, तो आगे की वैल्यू देती है इंटेंसिटी, और ये कलर देता है हमें फ्रीक्वेंसी। अब आप जानते हैं VIBG YOR, रेड सबसे ज्यादा वेवलेंथ का होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वायलेट पहले आता है VIBG YOR में। वायलेट इज हैविंग लेस अमाउंट ऑफ वेवलेंथ बट ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर 10 वॉट का येलो से 10 वॉट का मैं वायलेट यहां पर रेडिएंट कराऊं, गिराऊं, तो डोंट यू थिंक दैट यहां से निकलता इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक होगा? यस और नो? यस सर, बिकॉज देखो ये वो बात हो गई ना कि एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, उन 4 में से किसी एक को भागना है। अब दरवाजा बंद है पूरी तरह से, भगा के कौन ले जा सकता है? जो बाहर से आएगा वो भी खतरनाक इंसान हो, वही तो ले जा सकता है ना। तो यहां खतरनाक इंसान कौन है? यहां से इलेक्ट्रॉन्स भागना चाहता है, निकलना चाहता है, तो ऊपर से गिरने वाले लोग भी खतरनाक होने चाहिए ना। तो वो खतरनाक कौन है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा जिसका, वही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो मुझे पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा दिखेगी। एंड इफ दिस कम्स विथ मोर एनर्जी बेटा, तो इसका मतलब है कि जो -10 पे रुक जाता था ये इलेक्ट्रॉन, अब वो हो सकता है -20 पे रुके। दैट्स वाई आप अपने टेक्स्ट बुक में ग्राफ ऐसा देखते हैं। दीज आर द डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ क्या सिखा रहा है? ये ग्राफ ये सिखा रहा है कि योर इंटेंसिटी इज कांस्टेंट बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। नाउ इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, energy of photoelectron also increases, and that's why to make them stop, उनको स्टॉप बनाने के लिए, करने के लिए, रोकने के लिए we need more potential। यहाँ पे सी पहले -10 था, -20 हो गया, इसलिए ग्राफ यहाँ आ गया। यही है। अब ऐसे और बोल दो और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, -V03, जितना बढ़ा सको देखते चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ग्राफ आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है। अगला है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या है वो भी समझ लीजिए। अभी अभी हमने देखा सिंपल, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था तो आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगी बच्चा? बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और अगर एनर्जी बढ़ रही है बच्चा तो V0 भी बढ़ जाएगा। उसको रोकने के लिए आपको उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आप इन्हें ऐसे याद रखेंगे बच्चा, कभी भी गलती नहीं होगा। इनके क्वेश्चन असर्शन रीजन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, MCQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी ऑफ लाइट, हम इसमें आते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक और ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, जरा उसे भी समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ग्राफ देखो ऐसा, तो ये वो ओपनिंग थी, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहे थे, दिस वॉज योर फोटो सेंसिटिव प्लेट, दिस इज योर कलेक्टर प्लेट, ऑल कनेक्टेड लाइक दिस, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ योर AC सोर्स, इट्स कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर लाइक दिस, ऐसे। बच्चा अब हम क्या करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, यानी हम 20 वॉट का येलो और 20 वॉट की जगह पे हम 30 वॉट येलो कर दें। नाउ यू कैन सी कि येलो इज कांस्टेंट, मतलब गिरने वाली लाइट का कलर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट इंटेंसिटी बढ़ गई, कलर कांस्टेंट है, तो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, लेकिन उसका करंट जो है बढ़ जाएगा। आप इस ग्राफ को समझिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है, दोनों ही लाइन पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट यहां से हम यहां गए तो हमारी इंटेंसिटी क्या हुई? बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ी ना, तो इंटेंसिटी बढ़ गई, करंट भी बढ़ गया, ग्राफ ऊपर चला गया, लेकिन ये कांस्टेंट है। ऐसे आप देखोगे कि आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला भी ग्राफ इस तरीके से होगा कि ऐसे और ऐसे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इंटेंसिटी फिर से आपका बढ़ गया, अब येलो की जगह पर कोई और कलर रहा होगा, लेकिन सफेद वाले के लिए अगर यहाँ रेड है तो यहाँ भी क्या है? रेड है। बहुत आसान है इसको समझना, समझ में आया? दो चीजें याद रखो, इंटेंसिटी बदलना, जैसे मैं कह रहा हूं 10 वॉट से 20 वॉट, दिस इज समथिंग लाइक आई एम चेंजिंग इंटेंसिटी, बट इफ आई एम सेइंग दैट कलर चेंज हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब ये जो पूरा का पूरा कहानी है, इसका निचोड़ आपके टेक्स्ट बुक में कैसे दिया, उसको 3 बातों में समझाता हूं। पहला, इंटेंसिटी के बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा एंड आपका करंट बढ़ जाएगा। 10 वॉट से 20 वॉट से 30 वॉट करोगे, करंट जंप करेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स जंप करेंगे। यहां पर n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन्स, यू कैन से दैट, ठीक है। एंड सेकेंड, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है बच्चा, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। ये आपके पूरे टेक्स्ट बुक का निचोड़ है। अगर आप इसे याद कर ले गए, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। अगर आप इसे याद कर ले गए और रटिए मत, समझ लीजिए जो कि मैंने समझाया है, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, आप हर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। मैं आपको टेक्स्ट बुक के पन्ने खोलकर दिखाता हूँ कि उनमें क्या लिखा हुआ है ना। आइए देखिए। तो बच्चा पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद में यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, वी नाउ समराइज द एक्सपेरिमेंटल फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। यहाँ पर एक MCQs बन सकता है, आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को एमिशन होने में कितना समय लगता है, बहुत ही कम, 10⁻⁹ सेकेंड। पहला पॉइंट इन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वही चीज है कि इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सेकेंड, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल। जो सैचुरेशन करंट है, यानी जो बढ़ते 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 कांस्टेंट हो गया था, फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगेन वही कि इंटेंसिटी पर ही डिपेंड कर रहा है सैचुरेटेड करंट भी। वेयर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है वो किस पर से, इंटेंसिटी से, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जो मैंने लिखवाया है शॉर्ट फॉर्म में। 2 पॉइंट मैंने लिखवाया, इन्होंने यहाँ 3 लिखे हैं, उसी को घुमा फिरा कर लिखा है। और फिर तीसरा वो कहना चाहते हैं कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, एक जो सेंसिटिव मटेरियल है, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फिक्स लेवल की फ्रीक्वेंसी के बाद ही आप उसके ऊपर गिराएंगे। जैसे मान लो ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 100 हर्ट्ज। जाहिर सी बात है, आप 90 हर्ट्ज गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं छोड़ेगा, तो वो जो 100 हर्ट्ज हुआ उसे हम कहेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। गॉट द पॉइंट, ठीक है। Above the threshold frequency, the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons increases linearly with the frequency of the incident radiation, but it is independent of its intensity. जो निकलने वाली इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, वो सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी।
तो मोटा मोटा ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इससे असर्शन रीजन बन सकता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो है कहानी वह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी ऑफ लाइट। ये पूरी तरह से थियोरेटिकल है बच्चा, ये पूरा थियरी है। मैं आपको इसको थियरी अपने भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर जो मैं समझाया रहूंगा वो आप यहाँ पर मैच करना और अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं। आओ चलो दिखाते हैं आपको। वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी ऑफ लाइट। तो अभी आपने पढ़ा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, अब वेव थियरी ऑफ लाइट क्या है? तो वेव पिक्चर ऑफ लाइट या वेव थियरी ऑफ लाइट ये कहना चाहती है कि जो लाइट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, which is nothing but it is continuous distribution of energy of electric field and magnetic field। बात समझिए। अब वेव थियरी ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट एक्चुअल में क्या है, मतलब वेव थियरी मतलब एक कहानी, वो कहती है कि लाइट एक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जानते हैं जहां भी ट्रेवल करता है वहां पर वो एनर्जी कैरी करता है। किस फॉर्म की? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म की। तो वास्तविकता में बच्चा जो वेव थियरी ऑफ लाइट थी ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को समझाने में फ्लॉप हो गई थी, गलत हो गई थी। वही आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे गलत हुआ था। तो सबसे पहला मुद्दा, द फर्स्ट पॉइंट, जब मेटल के ऊपर, मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल absorbs the energy of incident radiation। ठीक है, इस थियरी के हिसाब से यहां तक बात सही है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होने लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब उसके बाद ये थियरी ऐसा कहती है, वेव थियरी ऑफ लाइट, कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, ये पहला ही मुद्दा है, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं इसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ी तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। किसका? वेव का। वेव में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाए तो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका मतलब है एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। समझिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? इंसिडेंट लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन्स ने उसको खा लिया, इंटेंसिटी बढ़ी तो इसने एनर्जी भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि अभी अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेवर डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ दैट इनकमिंग रेडिएशन। गलत हो गया। इस कहानी का दूसरा पहलू जो था, मतलब कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, इसका दूसरा भी गलत चीज हुआ कि ये कहानी ये कहती है कि कोई भी लाइट अगर हम मेटल सरफेस पर गिरा दें, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अगर कोई भी हम लाइट इसके ऊपर गिरा देते हैं तो लाइट के गिरते ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। ये भी रॉन्ग है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट गलत है। कैसे? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, कोई भी लाइट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलता। मैं आपको पूरा निचोड़ समझा रहा हूँ, पूरा ये पॉइंट्स याद रखेंगे, फिर किताब देखेंगे आपको लगेगा वाह किताब का एकदम सारांश हो गया ये। फिर तीसरा, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ईच इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा प्रक्रिया है, बट अगेन ये गलत है। टेक्स लॉन्ग टाइम किसके अकॉर्डिंग? वेव थियरी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी ऑफ लाइट, विच वॉज रॉन्ग, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको टिक मार्क्स कराया कि 10⁻⁹ सेकेंड में प्रोसेस हो जाता है। दैट्स व्हाई अगेन वेव थियरी ऑफ लाइट वॉज फ्लॉप और फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन। और चौथा, इसमें एक और बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसी भी हो, ये थियरी ये कहती है कि अगर हम एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिराएं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए, इरिस्पेक्टिव और इंडिपेंडेंट। या आप ऐसा लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस, आप ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इट डिपेंड्स ऑन
इंटेंस ऑफ लाइट। ठीक है, एक इंटेंस अमाउंट का लाइट अगर फोकस्ड हो जाए कहीं पर तो लाइट जो है जैसे ही गिरा और जो हमारे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया, बट अगेन इट वाज रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलना इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन। तो ये जो पूरी कहानी है बच्चा, उसका ये सारांश है कि कैसे वेव थ्योरी ऑफ लाइट फ्लॉप हुई थी। अब लाइट के बहुत सारे फिनोमिनास आपने वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करे हुए हैं। वेव ऑप्टिक्स में देयर आर लाइक इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो दिस वी कैन नॉट एक्सप्लेन by considering the light as a particle nature. If we consider light as of wave nature, then we can understand interference, diffraction as well as polarization. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इतना कहानी जरूर याद रखना चाहिए। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट, एज अ फिजिक्स लवर, वी शुड रिमेंबर कि कहाँ गलती है वेव नेचर ऑफ लाइट में, है ना। तो ये वो सारे पॉइंट है बच्चा, आप इन्हें एक बार जरूर स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, अब ये थ्योरी इस चैप्टर का जान है, 3 मार्क्स में लिखने को भी आता है और आप यहां से समझ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाता है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, फोटो इलेक्ट्रिक लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, बहुत सिंपल करके आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको लिखना भी बता दूंगा थ्योरी कैसे लिखना है। सो इट इज अ मेटल। We know that in metal there are a lot of positive ions as well as electrons. अब इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है बच्चा, जिस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए वर्क फंक्शन 10 जूल की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, वी आर गिविंग ओनली 10 जूल। व्हाट विल हैपन? मतलब 10 जूल की रिक्वायरमेंट है और 10 जूल आपने दिया तो यस सर, ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्यों करके बाहर निकल जाएगा। बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड दैट what will happen to this electron? This electron is moving or not? See, the question was to make the electron free from this metal we need some energy and that energy is equivalent to work function. Now the point is same amount of energy मैं दे रहा हूँ, 10 जूल की रिक्वायरमेंट है, मैं 10 जूल दे रहा हूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा? द आंसर इज नो। भाई जितना उसको चाहिए था बाहर निकलने के लिए उतना तो यहाँ से सामना टकराने बकराने में निकल करके खराब कर दिया, पर चल थोड़ी पाएगा, उसमें जान ही नहीं बची है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने की जरूरत हो उससे ज़्यादा दे दो, जितने की जरूरत हो उससे ज़्यादा दे दो ताकि वो कुछ दिन और सर्वाइव कर सके। जैसे विदेश में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कुछ ज़्यादा पैसा लेके जाते हैं ताकि सर्वाइव कर सके। भारत में बाहर पढ़ने तो जाते हैं लेकिन फिर याद आती है उनको। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बच्चा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यूएस यूके में बहुत सारे बच्चों के जो है वीडियोज़ मैं देख रहा हूँ और दिल दहशत में आ जाता है। अपने देश में रहिए यार, बहुत कुछ अपने देश में विकास करने के लिए। अभी आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा चीज़ कर सकते हैं, तो बाहर जाने से अच्छा यहीं पर पढ़ो। 25-30 लाख रुपए वहाँ भी खर्चे होते हैं, उतने में तो आप यहाँ कुछ बन जाएंगे, है ना। तो अपने देश में रहिए, बाहर मत जाइए। तो ये है गिवन एनर्जी 10 जूल। तो मैं क्या करता हूँ, 10 जूल से ज़्यादा दे देता हूँ, सपोज 12 जूल। अब इसको समझने का तरीका, हमने 12 जूल दिया तो ये 12 जूल 2 हिस्सों में टूटा, 10 जूल और 2 जूल। ये 10 जूल क्या है? ये 10 जूल मेरा वर्क फंक्शन है। 2 जूल बचा हुआ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। और ये क्या है? गिवन एनर्जी है। अब इसे आप अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही सेज दैट amount of incident energy must be greater than work function. Why? Because of this, what happens that given amount of energy will be converted into 2 types of energy. Some part will be converted into work function and rest will be converted into kinetic energy, which will help this electron to move. Because बिना चलने वाला इलेक्ट्रॉन्स का दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा भाई साहब तभी तो करंट बनाएगा। इसीलिए हमें उसे चलाने के लिए ज़्यादा देना पड़ता है। 10 की रिक्वायरमेंट थी, 12 दे दो, 16 दे दो, कुछ भी दे दो, जो बचा हुआ सब काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। अब गिवन एनर्जी का मतलब हुआ HF, वर्क फंक्शन मतलब हुआ फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मतलब हुआ हाफ mv² मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये, इसको सब्जेक्ट बनाइए। सो हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू HF माइनस में फाई नॉट। हम हाफ mv² मैक्सिमम को EV नॉट भी तो कह सकते हैं, पहले ही पढ़ा हमने, यस। और यहाँ से अगर आप V नॉट को सब्जेक्ट बना दो तो इट इज़ लाइक HF अपॉन E माइनस फाई नॉट अपॉन में E। अब वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन बच्चा, और इसके मैंने चाणक्य नीति में बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। आपका पूरा NCERT सॉल्व है इसी प्लेटफॉर्म पर, प्लेलिस्ट विजिट करिए, पूरी NCERT सॉल्व कराई गई है।
तो EV नॉट इज इक्वल टू HF माइनस फाई नॉट, राइट। और V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इसका हमें ग्राफ बनाना हो, जो कि ग्राफ से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो ग्राफ ऑफ V नॉट वर्सेस F, व्हाट इज V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज F, फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें V नॉट और F का ग्राफ बनाना है तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेर व्हाट इज x इज योर फ्रीक्वेंसी। सो x लाइन पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ग्राफ को समझना बहुत आसान है, समझो। y बराबर mx प्लस c, x पे कौन है, फ्रीक्वेंसी, x पे आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, इधर आपकी है y पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो m का मतलब स्लोप है, जो कि h अपॉन e है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ये जो c है वो इंटरसेक्ट है। अगर वो नेगेटिव है तो नीचे वाला कटेगा, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, यानी ग्राफ ऊपर जाएगा, 100% ऊपर ही जाएगा। कारण बस इतना है क्योंकि हमारा h पॉजिटिव है, h बाई ई पॉजिटिव है। लेकिन c अगर पॉजिटिव होता तो ये आता, c नेगेटिव है इसलिए ये आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ बच्चा, वो क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो लिखा हुआ तो सब है। आया बात समझ में, क्लियर है। तो ये आपका ग्राफ है, और वहां पर ये चीज क्या है आपकी, तो एफ नॉट है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के बाद में ही आपकी देखिए वी नॉट जो है बढ़ रही है, अदरवाइज इस फ्रीक्वेंसी तक यहाँ पर पूरा सूना पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जहां से ग्राफ कटे वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो क्या है, फाई नॉट अपॉन में ई है। कई बार हम क्लास लाइव लेते हैं तो बच्चों को पूछते हैं कि अगर एक ऐसा ग्राफ खींचें और एक ऐसा ग्राफ खींच दें, तो ये मान लीजिए ए के लिए है, ये बी के लिए है, तो क्या सही है, फाई नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन फाई नॉट ऑफ बी और फाई नॉट ऑफ बी ग्रेटर देन फाई नॉट ऑफ ए। अब जो बच्चे रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं वो इसका आंसर ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में दे देंगे। आप दे दीजिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में, चलिए ठीक है बच्चा। तो ये आपका जो है आंसर आपके सामने आ चुका है। तो ये है आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड पूरी कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। यहां से बच्चा आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, इवन एक थ्योरी भी हो सकती है 2 मार्क्स की, जिसमें आपको फोटोन का प्रॉपर्टी लिखना है। ऐसे 3-4 प्रॉपर्टी है कि फोटोन ऐसे है क्या। तो जैसे उसमें सबसे पहले फोटोन तो जो होता है बच्चा एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी जो होती है वो HF होती है, और इसका जो मास होता है बच्चा वो एनर्जी अपॉन में c² होता है। टेक्स्ट बुक में आपके ये सब लिखा हुआ है। चौथा, फोटोन का जब भी इनका इंट्रैक्शन होता है फोटोन का किसी मैटर के साथ, यानी फोटोन और मैटर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ये मैटर है ये फोटोन है, तो ये फोटोन इस मैटर के साथ आके टकराया, तो 100% ये इसका कंजर्वेशन होगा। किसका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होगा, काम करेगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी काम करेगा, ये होगा। लेकिन एक चीज नहीं होगा, एमसीक्यू के लिए याद रखिए, और वो है कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स ऑफ फोटोन। तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन, ये है आपका कंजर्वेशन नहीं होगा। क्या मतलब है सर इसका, जैसे इसका मतलब ये है कि यहां से 10 फोटोन आए, तो टकराने के बाद 10 फोटोन आपको नहीं मिलेंगे। 10 फोटोन आए तो हो सकता है 3 फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए, 7 निकले, या हो सकता है 10 फोटोन आए, यहां से कुछ और इलेक्ट्रॉन को निकाल के 11 फोटोन निकल गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ फोटोन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है। फोटोन का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ हो या फोटोन का इंटरेक्शन किसी और मटेरियल के साथ हो, तो देयर इज ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मोमेंटम, बट देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा 1-2 प्रॉपर्टीज और अगर रह जाएगी तो मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन हम लोगों ने समझ लिया बच्चा, यस बहुत बढ़िया तरीके से। इनके क्वेश्चंस जरूर बनाइएगा। अभी टेक्स्ट बुक के हम सवाल भी समझ लेते हैं कैसे इनको करना है। वैसे पूरा का पूरा जो सिलेबस का आपका पूरा किताब है, इंक्लूडिंग एडिशनल एक्सरसाइज, अब तो शायद रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से तो वो नहीं है, मतलब कि वो भी मैंने कराया है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर लोगे, यू विल सी कि मैंने पूरा का पूरा कराया, तो वो बच्चे
आप जरूर कर लीजिएगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये सब करवाया है मैंने, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ मैटर इसी में था, नाम लो। नहीं, वेव नेचर ऑफ मैटर में तो हम दी ब्रोगली में घुस गए भाई, इससे पहले आई थिंक 11.7, जस्ट अ सेकेंड बच्चा। हाँ ये रहा, ये देखिए, इन इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन्स। मतलब कि जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो फोटोन है ना, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फोटोन क्या करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मेरा पहला पॉइंट वही था, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। ईच फोटोन हैज एनर्जी एच एफ, मोमेंटम इतना, एंड ऑल फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लैम्बडा हैव द सेम एनर्जी। जितने भी फोटोन्स होंगे जिनका फ्रीक्वेंसी एफ होगा, वेवलेंथ लैम्बडा होगा, उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली ऑन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, ये हमने पहले ही पढ़ा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा, बट फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। और फिर फोटोन्स आर यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे लगा कि मैं कोई पॉइंट भूल रहा हूँ, तो आप इसे जरूर उस थियरी में ऐड कर लीजिए, मैं भी लिख भी देता हूँ। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका एमसीक्यू हो सकता है बच्चा, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इस बैच के अंदर हम जाते हैं ताकि आपका कहीं से कुछ भी ना छूटे। चाणक्य नीति के सारे वर्जन आपके कैसे होते हैं, रिवीजन करने के लिए। और अगर आप बहुत डेप्थ में डिटेल में समझना चाहते हो, दबंग से बेस्ट कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आप करके जाइए सेशंस। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, मैंने बता दिया, फोटोन में भी एब्जॉर्ब्ड और अ न्यू फोटोन में भी क्रिएटेड, तो कंजर्वेशन यहाँ पर नहीं लगता नंबर्स में। तो बस एक पॉइंट हमारा मिसिंग है, उसे हम यहाँ पर एड ऑन कर लेते हैं, नंबर 5, और वो ये है, ये इलेक्ट्रिकली क्या है बच्चा, न्यूट्रल है, नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड, कैन नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। चलिए आखिरी मुद्दे की तरफ चलते हैं, और वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पूरा सारांश आपको समझाता हूँ, जो किताब में उसे थोड़ा एक स्टेप और ऊपर जाएंगे बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और वो ये है बच्चा, दी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए 19वीं शताब्दी में लगभग 19 के आसपास ये इक्वेशन एच एफ आपका जो था एच सी बाई लैम्डा था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का इक्वेशन था एम सी स्क्वायर। पूरी दुनिया मरे जा रही थी कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल होता है, कुछ कह रहे थे लाइट जो होता है वेव होता है, इसलिए चैप्टर का नाम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पड़ा। बट फिर उसी बीच में पैदा हुए थे हमारे, पैदा नहीं हुए थे दी ब्रोगली साहब थे। तो दी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने बोला यार झगड़ा मत करो, आप लोगों के हिसाब से चलो मैं एक इक्वेशन बना के लाया हूँ, देख लो। आप भी बोल रहे हो साहब प्लैंक साहब एनर्जी है, आप भी बोल रहे हो एनर्जी है, दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। सी आई एम जस्ट मेकिंग दिस थ्योरी एज अ फन, बट बहुत फाइट हुई थी बच्चा उस समय साइंटिस्ट लोगों के बीच में। आप लोगों ने ओपेनहाइमर करके एक मूवी देखी होगी, तो बड़ा विवादित होता है, हर एक कंट्री के साइंटिस्ट एंड ये वो कर दिए, ऐसा कर दिए। बट हम सिंपलेस्ट वे में चलते हैं, हम साइंस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, भौतिक विज्ञान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो सी से सी कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन में एम इंटू सी। एच आपका कांस्टेंट है, मास सी स्पीड ऑफ लाइट है, अगर किसी मीडियम में जाए तो वेलोसिटी हो गया, और इसी को हम बोल देंगे पी, यानी कि मोमेंटम। सो हमारे सामने इक्वेशन आया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब लैम्डा आपका क्या होता है, वेवलेंथ। बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक हुआ करते थे बच्चा पहले के सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में, और वो तमाम हमने पढ़ाए हैं। जो बच्चा आईसीएसई विद्यार्थी की है, अगर आपके उसमें डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट होगा, और यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए डेविशन जर्मर बाय सचिन सर, you'll get that video, एसएसपी सर। एंड देन पी होता है मोमेंटम। तो पी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पी आपका पार्टिकल नेचर मोमेंट रिप्रेजेंट करता है कि मैं अगर किसी चीज़ को हिट करने जा रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा पार्टिकल नेचर, और मेरा वेव नेचर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे पास वेवलेंथ है तो अल्टीमेटली मेरे पास पी आ ही जाएगा, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। इफ आई एम सेइंग 2 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ मिल ही गया। इसी से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में एक बड़ी प्यारी सी चीज़ को समझाने की कोशिश किया है, बहुत ही सिंपल वे में लिखा भी है, तो उस पर ज़रा मैं आता हूँ। एक बार आप देखिए, लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, समरी से ठीक ऊपर, कहाँ चले गए भैया, ओ बाबा एसएसपी, यस हियर वी हैव, यस बच्चा ये देखिए, यहाँ पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.12 kg, तो 0.12 kg का एक बॉल है, इज मूविंग विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल है जनरली 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, इज ईजी टू कैलकुलेट। उसका वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करें बाई पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एच एंड पी जो हमारे पास था, तो आंसर निकल के आ रहा है 2.76 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मैं चल रहा हूँ तो मेरा भी वेव नेचर है, दिख नहीं रहा है, मैं तो पार्टिकल ही दिख रहा हूँ बड़ा सा रेड कलर का। वो इसलिए नहीं दिखता बच्चा बिकॉज इस थियरी के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से मेरा वेवलेंथ आएगा बट 10⁻34 जितना होगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो कर लिया हमने, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, मतलब -34 यार, समझ रहे हो। ये मैक्रोस्कोपिक हुआ, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी 10⁻31 होता है। अब इलेक्ट्रॉन का स्पीड आप चाहे जो भी लो, h -34 है, नीचे मास इंटू वेलोसिटी में 10⁻31 करोगे तो ये समथिंग कुछ आएगा, वो आपका मेजरेबल होगा और वो आपका फीलेबल होगा। फीलेबल वर्ड क्या है पता नहीं, लेकिन फील किया जा सकेगा। तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका वेव है, वो दिख जाता है, अच्छा ये रहा 200 मीटर 100 मीटर, बट इंसानों का नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमारा मास, हमारा वेलोसिटी ऐसा है कि वेवलेंथ माइनस में चला जाता है, विच इज़ डिफिकल्ट टू मेजर। तो अब बच्चा ये आपकी देखिए टेक्स्ट बुक में बस यहीं तक सब कुछ स्टॉप होकर के 2 एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इनमें से दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, उससे न्यूमेरिकल बन जाता है, इसका जो है वोल्टेज के साथ रिलेशन, उससे न्यूमेरिकल बन जाता है। तो मैं आपको एक एक करके वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ½ mv का स्क्वायर। इसलिए हमने कहा कि आप हमारे पुराने लेक्चर्स का प्लेलिस्ट जरूर देखना, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करवाया। m²v²/2m, m से गुणा किया, m से भाग किया, ये आपका क्या है तो p² है, तो इट इज p² डिवाइडेड बाई 2m। तो p कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √2m एन देन k। ये आपका क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, यहां रख दीजिए। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m k। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वेवलेंथ, दी ब्रोगली वेवलेंथ √2m k। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज? हम जानते हैं कि V बराबर में W डिवाइडेड बाई Q। सो W इज इक्वल टू Q इंटू V, एंड W इज नथिंग बट इट इज ½ mv²। इट इज जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज अ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ रख दो। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू h/√2m, दिस इज कैपिटल K विच इज QV, E इंटू V। तो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज दी ब्रोगली वेवलेंथ ये है। एक और होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, उसे भी देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चा 3/2 kBT। इट्स 11th क्लास फिजिक्स फॉर्मूला, डोंट अफ्रेड, डरो मत। kB is Boltzmann constant, it is kTg, kinetic theory of the gases. T is your temperature and 3 is coming because of monatomic gas. In reality it is F/2 RT होता है, R डेल्टा T होता है, वहीं से ये निकल करके आता है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। तो K की जगह पर जब आप ये रखोगे बच्चा तो 2 से 2 कट जाएगा और फिर वेवलेंथ निकल जाएगा h/√3m kb and then T. kb is your Boltzmann constant, fixed value 1.38 10 to -23 जूल पर मोल पर केल्विन। आई बात समझ में? तो ये है बच्चा आपका टोटल टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हमने कवर किया। आप ये मेरे हैंड रिटन नोट्स को जरूर अपने एग्जाम में यूज़ कर लीजिएगा, ये आपके रिवीजन में बहुत काम आएंगे। ये आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स, कहीं पर भी कुछ भी कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद है ही, सचिन सर फिजिक्स को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी एसएसपी लगभग 60,000 विद्यार्थी जो है वहाँ पर अडिग पड़े हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे दूँ, ये सब करा तो दिया है लेकिन फिर भी मन में है कि चलो आप अगर न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो देख लो। 3 ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज के लिए आप मेरा वो एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो जरूर देखना। बहुत आसान है बच्चा। व्हाट इज द ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड इतना। अब V दिया हुआ है, आपको द ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है तो लैम्डा बराबर h/mv, m की वैल्यू 9.1 10 to -31 kg रख देंगे तो आपको ये वेवलेंथ निकल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में बोला है बॉल विथ मास 150 ग्राम और यहाँ पर स्पीड दे रखा था। अब ये बॉल का मास आपको दे रखा है 150 ग्राम डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.15 kg हो जाएगा और उसकी स्पीड भी दे रखी है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ। ठीक है, तो 11.3 में तो कुछ ऐसा एज सच दम नहीं है, 11.2 में कुछ दम है, वो आपको सिखाता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए बच्चा। थोड़ा सा मैं इसे डाउनलोड ही कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। गिव मी अ सेकंड। चलिए बच्चा, 11.1 और फिर 11.2 दोनों कर लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। सो दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। लेजर से ये निकलता है फ्रीक्वेंसी।
the power emitted is 2 into 10 is to minus 3. So we have frequency which is 6 into 10 power 14 hertz and we have power 2 into 10 is to minus में 3 watt. What is the energy of photon in the beam? एनर्जी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा? तो बहुत ही आसान, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम E बराबर क्या लिखेंगे, एच एफ. एच हमें पता है 6.6 टू 10 पावर माइनस में 34 कांस्टेंट वैल्यू है एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास में कितना 6 इंटू 10 पावर 14. देखिए जब आपको लगे कि सामने बहुत बड़ी वैल्यू है तो 0.62 को भूल सकते हैं क्योंकि यहाँ 10 पावर माइनस 34 है, बहुत छोटा वैल्यू है. तो ऑलमोस्ट 36 हुआ ये इंटू 10 पावर, 4 में से 4 गया 0 माइनस में 20, तो 36 इंटू 10 पावर 20. पॉइंट इधर लेके आएंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर माइनस में 19. अब आप खुद ही देख लीजिए, इसमें और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पूरा मार्क्स मिलता है. बट कैलकुलेशन में अगर आप अप्रोक्स मेथड लगाएंगे तो आपका समय बचेगा. ऐसे ही पूरा NCERT बच्चा चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक हमने सॉल्व करवाया है. आपको सिर्फ प्लेलिस्ट चेकआउट करने की ज़रूरत है. प्लेलिस्ट में देखोगे चैनल के तो वहाँ पर NCERT का सॉल्यूशन का एक अलग सेगमेंट बना है, एक एक चैप्टर को पूरा करवाया है ऐसे ही अप्रॉक्स मेथड लेते हुए, ताकि बच्चों का कैलकुलेशन भी सुधर जाए. इसी में दूसरा सवाल बोलता है हाउ मैनी फोटोन्स, कितने फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स. तो जब भी आपके पास पावर हो ना तो सीधा सीधा n बराबर p अपॉन में e लगा दीजिए टू गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स. ये रहा, पावर आपके पास है ही, एनर्जी से डिवाइड करो, विल गेट द आंसर. बट सर ये आया कैसे, एक बार समझा दोगे तो अच्छा रहेगा. आई नो, देखिए इंटेंसिटी मिलती है तो आप पास हो जाएंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 8 का. पावर का फॉर्मूला होता है बच्चा एनर्जी अपॉन में टाइम. एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चा NHF. व्हाट इज स्मॉल n, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड. ठीक, अब अगर मैं n को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये देखिए ना, यहीं से कट जा रहा है, ये आपका A से A कट गया, और ये जो HF है वो है क्या, वो तो एनर्जी है. सो N/T इज इक्वल टू हो गया P अपॉन में E. खत्म. आया समझ में, I बराबर P अपॉन ए और P है आपका एनर्जी बाई टाइम. मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, और सिंपल करके बताता हूँ. देखो इजिएस्ट वे में समझिए, I इज इक्वल टू P अपॉन में A. पावर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम. बट एनर्जी अगर एक फोटोन है तो E के बराबर है HF, बट अगर n फोटोन है तो ऐसा हो गया. तो अब ये देखिए n अपॉन टी, ये A से कटा तो n अपॉन टी नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड P अपॉन E के बराबर है. हो गया, खत्म. तो डिवाइड करिए, विल गेट द आंसर. राइट, चलिए तो ये आपका हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकंड देखिए बच्चा, सेकंड बहुत बोर्ड में पूछा जाता है. मास में जो है बच्चे बहुत सारे इसी में गलती करते हैं. समझिएगा, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज. वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, वर्क फंक्शन यानी हमें फाई नॉट दे रखा है. ठीक है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम. फाई नॉट के फॉर्मूले में आता है HF नॉट. अब फाई नॉट है हमारा 2.14, EV है मतलब 1.6 10 पावर माइनस में 19, डिवाइड बाई H कर दो 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34, तो ये मुझे मिल गया F नॉट. अब देखिए काटने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है. 16 गुणे 6 कितना होता है, 16 छक्का 96 होता है. 16 से ये 66 कर सकता है. अब आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट से कट गया. समझ में आया कैसे, क्योंकि ये पॉइंट काटोगे तो डिवाइड बाय 100 होगा, ये काटोगे तो डिवाइड बाय 100 होगा, और ये पॉइंट को आप हटाएंगे डिवाइड बाय 10 होगा, तो ये माइनस में 33 हो गया. आया समझ में बच्चा. तो ये नंबर ऐसा हो गया 214 662 16 माइनस में 19, और यहाँ 10 पावर माइनस में 34 था, माइनस में 33 हो गया. बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. अब तो आसान हो गया आपके लिए. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 62 से डिवाइड कर लो या 2 से काट लो. 2 से काटा 8, 2 से काटा 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, 331. अब तो करना पड़ेगा. 8 चौके 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 कम 8 3 11 का 1 हासिल लगे 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 17. तो इतना तो करना पड़ेगा बच्चा. 17 12 और 331 कितना जा सकता है पंजे, 331 या लगभग 300 गुणे 5 से 1500. हाँ 331 पंजे, तो 5 एकम 5, 5 3 15 का 5 हासिल लगे
5 से 15 के पास 80 लगेगी, 5 से 15 और 1 16 हो गया बच्चा। तो लगभग देखो 5 आ ही रहा है, पॉइंट के बाद एक बार और जाओगे तो ये आ ही जाएगा। पावर देखना है तो पावर भी देख लो, माइनस में 19 और ये 33 करिए, आ ही जाएगा, इतना तो आप सोच ही सकते हैं, राइट। तो आ गया है आपका आंसर हर्ट्ज में, खत्म, पहले का आंसर मिल गया। दूसरे में क्या बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाई अ स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना। स्टॉपिंग पोटेंशियल जब भी बोल दे तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला फॉर्मूला ही लगाना है, और वो एक ही है हमारे पूरे चैप्टर में, ये वाला है। तो वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ अपॉन में ई माइनस में फाई नॉट अपॉन ई। देखना यहाँ गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। वी नॉट हमको दे रखा है बच्चा 0.60, ठीक है, ये आपका 0.60 है। एच एफ का जो वैल्यू हो सकता है वो एच सी अपॉन में लैम्डा होगा, राइट। एच सी अपॉन लैम्डा में मेरे को लैम्डा किस में, ये इसको मैं पूरा सब्जेक्ट ही बना लेता हूँ, चलो ना, छोड़ो ना बच्चा, ये ई भी रहने दो एज इट इज, ये ई यहाँ रहने दो, 0.60 इंटू ई कर लेते हैं, एच सी बाई लैम्डा, एंड देन माइनस में फाई नोट। फाई नोट कितना था, फाई नोट कितना था, फाई नोट कितना था, फाई नोट कितना था बच्चा, 2.14। तो मेरा एच सी अपॉन में लैम्डा आया 0.60 ई प्लस 2.14 ई, तो कितना हो गया बच्चा, 4 6 1 7 2.74 ई, ये आया एच सी अपॉन लैम्डा। सोच करके देखो बाबू, अगर एच सी अपॉन लैम्डा ईवी में है और लैम्डा को हमको एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो 12,400 के बटे में बच्चों ये 2.74 कर दीजिए, आ गया आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में, आ गया आपका आंसर किस में, एंगस्ट्रॉम में। तो लगभग अगर हम 2 से काटेंगे तो 6 के आसपास आएगा जी, ये देखिए। अच्छा 6 के आसपास इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि हमने क्या किया, डिजिट को पूरा ही वो कर दिया। अब ये ऐसा आप कैलकुलेट ना करें, एक बार फिर से लिख देता हूँ, इतना बड़ा कैलकुलेशन से डरना मत, सिंपल है बच्चा। देखो ई वी नॉट, ये आप लिख लो मेरे साथ, एच एफ माइनस में फाई नॉट। एच एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट एंड देन ई वी नॉट, ये हमको चाहिए। तो एच सी अपॉन लैम्डा, ये माइनस फाई नॉट यहाँ के प्लस हो गया, तो ई वी नॉट प्लस में फाई नॉट। ई एज इट इज, वी नॉट हमारा कितना था, 1.6 था आई गेस, 0.60 है, तो 0.60 प्लस में फाई नॉट कितना, 2.14, तो ये हुआ आपका 2.74 ईवी में हो गया। और एच सी अपॉन लैम्डा आपको पहले ही सिखाए थे, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लैम्डा को सब्जेक्ट बनाए और लैम्डा हमको डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो 12,400 के बटे में बाबू कितना, 2.74 ईवी। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो हम ये पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ 2 0 और आ गया। तो लीजिए भाई साहब, 12,400, 2 शून्य और 274 करिए बच्चा इसका, और आंसर कमेंट दीजिए। 100% आपका आंसर आएगा, वो आएगा 4540 एंगस्ट्रॉम, चेक करके देखिए, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट, ये आपका चैप्टर हो गया। एटम और न्यूक्लियर बेटा बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो आप ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर तो बड़ा अच्छा चैप्टर था, इसलिए हमने इसको करा दिया। अगले भी जो है हम एटम और न्यूक्लियर बहुत जल्द समय निकाल करके आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन, जल्दी जल्दी करवा दो। एंड आप लोगों के एग्जाम से ठीक पहले हम लोग और भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। जय हिंद।